बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं आसिफ टिगुम्बर और इस विशेष प्रसारण में मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों की तरफ। हाथरस के सत्संग हादसे में 116 लोगों की मौत। अलीगढ़ और हाथरस के अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी। फरार बाबा की तलाश तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट तैयार करने के दिए निर्देश। राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर आज राज्यसभा में जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल लोकसभा में कांग्रेस को बताया परजीवी, कहा अब उसी भाषा में मिलेगा कांग्रेस को उसकी हर साजिश का जवाब। असम में बाढ़ से हालात बदतर, लाखों लोग प्रभावित। मुख्यमंत्री ने पानी में डूबे काजीरंगा नेशनल पार्क का किया निरीक्षण। गुजरात के कुछ हिस्सों में भी बाढ़ जैसे हालात, आगे भी भारी बारिश की चेतावनी। आज नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 की मेजबानी करेगा भारत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे उद्घाटन। समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हर पहलू पर होगी चर्चा। कजाकिस्तान में आज से एससीओ शिखर सम्मेलन। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। अफगानिस्तान के हालात और रूस यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा होने की उम्मीद। और खेल की खबरों में विंबलडन के दूसरे दिन महिला एकल में बड़ा उलटफेर। गत विजेता वोंड्रोसोवा पहले दौर में बाहर। पुरुष एकल में जोकोविच ने दूसरे दौर में बनाई जगह। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराऊ क्षेत्र में आयोजित एक सत्संग में मची भगदड़ को लेकर, जहां अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। घायलों का अलीगढ़ और हाथरस के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद से भोले बाबा फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बाबा नारायण हरि का फोन भी बंद आ रहा है। माना जा रहा है कि बाबा हाथरस सीमा से बाहर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। इस बीच सीएम योगी ने कहा कि यह हादसा है या साजिश, इसकी भी जांच होगी। घटना पुलराई गांव में सत्संग के दौरान की है, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए थे। हाथरस डीएम आशीष कुमार के मुताबिक सिकंदराऊ की अगर बात की जाए तो खासतौर पर जो टेलीफोन नंबर यहाँ जारी किए गए उस पर कॉल करके जानकारी भी ली जा सकती है। नंबर है 0572227042। इन पर कॉल कर आप जानकारी ले सकते हैं। वहीं आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सत्ताईस जून को शुरू हुई राज्यसभा की 264वीं सत्र की कार्यवाही आज भी जारी रही और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 21 घंटे का वक्त तय किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था और अगले 5 वर्ष के लिए नई सरकार के रोडमैप की रूपरेखा पेश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा का जवाब दिया। वहीं तीसरी बार जनादेश मिलना लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण घटना है। प्रधानमंत्री ने कहा, हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है। उन्होंने राहुल गांधी के हिंदुओं विरोधी बयान पर भी उन्हें आड़े हाथों लिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू समाज विरासत नीचा दिखाना, अपमानित करना और इसे मजाक बनाया जा रहा है। पूर्वोत्तर का राज्य असम बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। असम में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। डिब्रूगढ़, नगांव, गोलाघाट समेत कई और जिले पानी में डूब गए। घरों में घुटने तक पानी भरा है। असम के 19 जिलों में फिलहाल बाढ़ और भारी बारिश के कारण स्थिति गंभीर है। तिनसुकिया जिले के लायका दोधिया के लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। वहीं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहाँ 167 शिविर पानी में डूब गए। कल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गोलाघाट जिले के बोकाखाट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है। वहीं गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के चलते सड़कें पानी में डूब गई। इसके कारण 29 गांवों का संपर्क कट गया। एनडीआरएफ की तरफ से जूनागढ़ के किशोर में बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम भेजी गई थी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में गुजरात में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 4 से 5 दिन में उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में मानसून के और भी अधिक सक्रिय होने की संभावना है। आज से नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 की शुरुआत होनी है। 3 और 4 जुलाई को होने वाले इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव करने वाले हैं। इसके साथ ही सम्मेलन को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी संबोधित करेंगे। जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करने के कारण ये शिखर सम्मेलन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ का 24वां शिखर सम्मेलन आज से कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शुरू होगा। 2 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और इस सम्मेलन में अफगानिस्तान की स्थिति, रूस यूक्रेन युद्ध और एससीओ सदस्य देशों के बीच समग्र सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन में नेताओं से पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति और संभावनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में पहुंचे हैं और जयशंकर ने कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आज अस्ताना में कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मूरत नूरलेव से मिलकर प्रसन्नता हुई। एससीओ परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के लिए मेजबानी और व्यवस्था के लिए उनका धन्यवाद। इस दौरान दोनों देशों के बीच विस्तारित रणनीतिक साझेदारी और विभिन्न प्रारूपों में मध्य एशिया के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की गई। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के दूसरे दिन का एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। महिला एकल में गत विजेता चेक गणराज्य की मार्केटा वोंडरोसोवा पहले दौर में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हुई। उन्हें स्पेन की जेसिका बुजास मानेरो ने सीधे सेट 6-4, 6-2 से हराने में सफलता पाई। वहीं यूक्रेन की एलेना रायबिकाना ने आसान जीत के साथ विंबलडन के दूसरे दौर में स्थान बना लिया। चौथी वरीयता प्राप्त रायबिकाना ने एलिना गैब्रिएला रूस को सीधे सेट 6-3, 6-1 से हराया। वहीं महिला एकल में अमेरिका की 5वीं वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला को दूसरे दौर में जगह बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पेगुला ने अपने ही देश की एश्लीन क्रूगर को 6-2, 6-0 से शिकस्त दी। वहीं पुरुष एकल में ही चौथी वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने आसान जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। जोकोविच ने पहले मैच के
दौर के मुकाबले में चेक गणराज्य के विट क्रोपीवा को सीधे सेट में शिकस्त दी। पुरुष एकल में ही चौथी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को पहले दौर की बाधा पार करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ज़ेवरेव ने पहले दौर के मैच में स्पेन के रॉबर्टो कार्बोलो को सीधे सेट 6-2, 6-4, 6-2 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।